नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आपने अपनी वैकेंसीज देख ली होंगी एम्स की। एम्स में 46 वैकेंसी आई हैं और ये जो मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो डाली है वैकेंसी की, शायद आपने वो देख ली होगी और देखकर अपने लिंक पे जाएं और लिंक पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज हम यूनिट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, आपके एग्ज़ाम से पहले ना कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपका फिजियो और एनाटमी एंड सुलेवान जो बुक है, सुलेवान के बुक के 2 चैप्टर तो हमने किए हुए हैं, उससे आगे हम करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं तो अपने आप से ये सोच रही हूँ कि मेरा ही एग्ज़ाम है और मैं जितना आपको करवा पाऊँ उतना ही अच्छा होगा। एक और है, देखो सबसे पहले जो कैंडिडेट है, मेरे स्टूडेंट हैं, जीके की तैयारी कहाँ से करें। ठीक है, तो जीके की तैयारी आपको कहाँ से करनी है। देखो, पीछे जितने भी एग्ज़ाम आए हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हुए हैं जीके के। ठीक है, तो आरआरबी एनसीईआरटी करके टॉपिक्स वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में या फिर मेरे चैनल पे आप जब ये सर्च करेंगे तो आरआरबी एनसीईआरटी टॉपिक से आपको 2 वीडियोस मिलेंगी जो एनसीईआरटी नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, और भी मैंने आपके लिए बना रखे हैं, वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी और फिर आप उस वीडियो को भी देख लेना। आपको सबसे पहले ना जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, ठीक है, वहाँ से देखो कुछ क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा गया था, तो वो भी एनसीईआरटी में गिवन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा टॉपिक है। तो आप ना सबसे पहले जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो आप ये ना इस आरआरबी एनसीईआरटी टॉपिक से वीडियो से आप देख लो, आपकी जीके भी साथ साथ अब कवर हो जाएगी। ठीक है, रोज़ाना रीजनिंग के आप कम से कम 20 क्वेश्चन रीजनिंग के करो और 20 क्वेश्चन आप मैथ के करो। और मैथ के अगर नहीं कर पाते हैं तो अपना ना कंप्यूटर का पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को जो जीके में कंप्यूटर है, एक जीके की बुक आती है, उसके पीछे एक थोड़ा सा पार्ट है, 2-3 पेज है कंप्यूटर के, पहले वो पढ़ो, फिर गूगल से पढ़ो कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम और जो यूट्यूब हम यूज़ करते हैं, जो इनके आइकन्स होते हैं ना अंदर, कि अब लेआउट करना है, प्रिंट करना है, जितने भी इन दोनों में या ट्विटर में जो भी ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस का आपको पता होना चाहिए। क्योंकि है ना, एग्ज़ाम में जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं ना, ज़्यादातर वही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हाँ, सबसे पहले मैं अपने 2 चैनल्स के नेम बता देती हूँ। एक तो पहला चैनल हमारा यही है कि डॉक्टर पूजा फिजियो एकेडमी, जिस पे हम अपनी सारी बुक्स एकेडमी, ठीक है, हम अपनी सारी बुक्स कवर कर रहे हैं। और एक चैनल, दूसरा चैनल है हमारा फिजियोज वैलेट। इस पे हम अपने सारे एमसीक्यूज डेली की डेली वीडियोस डालते हैं। तो आपको एमसीक्यू यहाँ से मिल जाएंगे और आपको जो आपको पढ़ना है वो आपको इस चैनल से मिल जाएगा। तो करते हैं अब डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, एक तो ना डाइजेस्टिव सिस्टम से ना कई क्वेश्चन आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र,
ठीक है, क्या होता है, पाचन तंत्र। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक पूछ लिया जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें आते हैं जो कि जीआई ट्रैक बनाते हैं। तो डाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस विच फूड is break down into simple chemical substance that can be absorbed and used as nutrient by the food। ठीक है, डाइजेशन का मीन सिर्फ ब्रेक डाउन करना नहीं है, ब्रेक डाउन करके जो उसमें न्यूट्रिएंट निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब भी करना है। ठीक है, फिर है डाइजेस्टिव प्रोसेस इज, देखो हम ना अपने जो, देखो बुक्स तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हम उतना ही पार्ट करेंगे जितना हमारे लेवल तक एग्ज़ाम में आ सकता है। कोर्स वाले बच्चों को पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोर्स वाले बच्चे क्या करेंगे, राइटिंग वर्क करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, लिखेंगे, बहुत सारा लिखना पड़ता है, तो वो पूरा टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। हम सिर्फ बात करेंगे कि जो हमारे एग्ज़ाम लेवल तक क्वेश्चंस आते हैं, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे और हम इम्पोर्टेंट करेंगे। मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर केमिकल कंपाउंड, about 1 kg of solid diet and about 1 to 2 liter of liquid diet every day। तो फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। और देखो जीआई को कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जीआई को हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं और असेसरी ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिली क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर एसेसरी ऑर्गन आ जाता है तो आप क्या कहेंगे एसेसरी ऑर्गन को, तो जो एसेसरी ऑर्गन होता है वो जीआई ट्रैक को बोला जाता है और एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल से क्वेश्चन और बता देती हूँ कि वाइडेस्ट ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल की कहाँ पे होती है, वो होती है हमारे स्टमक में। ठीक है, कि वाइड पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल कहाँ पर ओपन होती है, वो स्टमक में ओपन होती है। जीआई ट्रैक का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो ट्यूबुलर है। ठीक है, और एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ से, जीआई ट्रैक माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, विद ए लेंथ ऑफ अबाउट 30 फीट। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है कि जीआई ट्रैक की लेंथ कितनी है, वो है 30 फीट। तो जो जीआई ट्रैक है माउथ अप टू एनस, देखो माउथ के बाद फेरिंग्स के बाद एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, तो जो जीआई ट्रैक है हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन तक, और उसके बाद एनस एंड रेक्टम एंड एनस। अब करते हैं वॉल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। तो ये वॉल है जीआई ट्रैक की, म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर, मस्कुलर लेयर एंड सीरस और फाइब्रस लेयर। देखो यहाँ पे आपको ना ये लर्न कर लेना कि जो अंदर की पहली जो लेयर है वो कौन सी लेयर है, वो म्यूकस है, दूसरी वाली सब म्यूकस है, तीसरी वाली ये पूछ सकते हैं कि आपकी जीआई ट्रैक में जो मस्कुलर लेयर है वो कौन सी टाइप की लेयर है, तो वो आपकी थर्ड लेयर है, और फोर्थ है आपकी सीरस और फाइब्रस लेयर। म्यूकस लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, म्यूकस जो है वो इनर मोस्ट लेयर है। सब म्यूकस लेयर ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ जीआई ट्रैक एक्सेप्ट माउथ एंड फेरिंग्स। मस्कुलर लेयर इन लिप्स, cheeks and wall of pharynx contain skeletal muscle fiber। serous or fibrous layer, outermost layer of wall of
wall of GI tract either serous and fibrous in nature, जिसको बोलेंगे सिरोसा और सीरस मेम्ब्रेन। ये आपको बस पता होना चाहिए कि जो हमारे जीआई ट्रैक है कौन सी नर्व सप्लाई होती है, माई एंट्रिक नर्व प्लक्सिस। कौन सी नर्व? माई एंट्रिक नर्व प्लक्सिस, जिसको हम बोलेंगे और बैच प्लक्सिस। मिजनर नर्व प्लक्सिस इज अदरवाइज कॉल्ड सब म्यूकस नर्व प्लक्सिस। बस इसके नर्व के आपको याद पता होना चाहिए कि ये नर्व कहाँ सप्लाई करती हैं या जीआई ट्रैक में कौन सी नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, अब करते हैं माउथ एंड सलेवरी ग्लैंड। देखो ये जिन बच्चों ने ना एग्जाम पहले दिए होंगे ना उनको खुद पता है कि सलेवरी ग्लैंड में जो एंजाइम्स होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है वो आप भी खुद देख सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं। गलत क्या है बताइए। देखो माउथ, देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो हमारी ओरल कैविटी होती है, माउथ होता है, माउथ में ही लिप्स से ही एब्जॉर्प्शन शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ। तो माउथ इज अदरवाइज नोन एज ओरल कैविटी। माउथ को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं क्या, एंड बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज फॉर्म बाय चिक्स, लिप्स एंड पैलेट। It encloses the teeth, tongue and salivary glands. Mouth opens anteriorly to the exterior through lips and posteriorly through falls into the pharynx. तो सिंपल कर लेते हैं। डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन द माउथ। देखो माउथ में कौन सा जूस प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव जूस। जब डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है तभी माउथ में क्या होता है? डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जूस विच इज सिक्रेटेड बाय सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, ये और किससे सिक्रेट होता है? सलेवरी ग्लैंड से, जो सलाइवा, जिसको हम हिंदी में थूक बोलते हैं। थूक? अच्छा, ये वाटर का ऑरेंज या यम? देखो हमारी ना मेजर ग्लैंड जो है, कौन, कैसे बताऊंगा आपसे, आपको कहाँ से आया? पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। बस इनके बस आप नेम याद रखना, इतना आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। कौन जना तो कैसे बताऊंगा आपको? आपको आपको बोलने नहीं है। मैं क्या बोलूं? चलो आप पढ़ाओ फिर। नमस्कार दोस्तों, और उसको माउथ को ऑरेंज खाएंगे और चिप्स खाए, और फिर आपको उसको माउथ है और टीथ है और इसे लिप्स। ठीक है, और आपको अनार खाए, आपको थूक करे, और आपको बनाना, ऑरेंज, बनरिशिन, और पता है उसको खांसी आया और आइस करते हैं और आपको पिलते हैं। थैंक यू। ये बोलो मेरी वीडियो को, और वीडियो का लाइक करो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू। वेलकम। चलो जाओ। ओके, शेक। और ये देखो। ठीक है, सो जो हमारी सलेवरी ग्लैंड हैं आर फॉर्म बाय, किससे? सलेवरी जो ग्लैंड्स होती हैं वो किससे बनती हैं? वो बनती हैं एसिनिन, सिनिन एंड एल्वियोलाई। अब वॉल्यूम ऑफ सलाइवा। ठीक है,
तो 1000 ml से 1500 ml ऑफ सलाइवा इज सिक्रेटेड पर डे। एक दिन में कितना सलाइवा सिक्रेट होता है? 1000 ml से 1500 ml। अगर ml में आता है तो आपको ml में करना, वरना तो इट्स अप्रोक्सीमेट अबाउट 1 ml पर मिनट। ठीक है, 1 ml 1 मिनट में 1 ml सलाइवा सिक्रेट होता है। देखो, म्यूसिन जो होता है वो क्या करता है? बोलस को, जो हमारा हम खाना खाते हैं उसका खाना खा उसका एक बोलस बनाता है जो कि स्वॉल्विंग में हेल्प करता है, निगलने में आसानी हो जाती है। आसान तो वो कौन करता है एंजाइम? वो म्यूसिन करता है। एग्जैक्ट म्यूसिन ऑफ सलाइवा लुब्रिकेट द बोलस एंड फैसिलेट स्वॉल्विंग। ठीक है। टेस्ट इज ए केमिकल सेंसेशन। ये आप याद, जो टेस्ट है ये क्या है? ये हमारी एक केमिकल सेंसेशन है और टेस्ट बड्स प्रेजेंट ऑन द टंग। सलाइवा हैज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो सलाइवा में 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको ये एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, पहले भी एम्स में आ चुके हैं और आने के भी चांस हैं। अमाइलेज, माल्टेज एंड लिंगुअल लाइपेज। ठीक है, अमाइलेज, माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज। अमाइलेज इज ए कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग अमायोलेटिक एंजाइम्स। तो आप बस इसका नाम याद रखना। ये कन्वर्ट किस में होता है? डेक्स्ट्रिन में एंड माल्टोज में। ठीक है, तो माल्टेज इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रेसेस इन ह्यूमन सलाइवा। इट कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज। Lingual lipase is a liquid digesting enzyme. It is secreted from serous glands situated on the posterior aspect of tongue. It digests milk, fat, मम्मी ये pre-emulsified fat. ठीक है, तो जो लिंगुअल लाइपेज है ये क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है हमारे मिल्क में जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको 2-3 बार आपको लर्न करना है और नोट्स अगर बना रहे हो तो उसमें अपने नोट्स में लिख लेना। एंड पहले सलाइवरी ग्लैंड लिखना है। सलाइवा में 3 एंजाइम होते हैं, अमाइलेज, माल्टेज और लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज से ही आपको याद रखना है क्योंकि बाइल में भी एक लाइपेज एंजाइम है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो लिंगुअल लाइपेज लिखना है। जो हमारा अमाइलेज है ये कन्वर्ट होता है डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में, और माल्टेज जो है ये माल्टोज इनटू ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लाइपेज एक डाइजेस्टिंग लिपिड एंजाइम है। ठीक है, जो ये क्या करता है? ये हम जो दूध पीते हैं उसमें जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करता है। तो प्री इमल्सिफाइड फैट। तो आजकल आप बहुत सारी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो ये बोलते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, दूध सिर्फ 3-4 साल तक पीना चाहिए बच्चों को, उसके बाद दूध की कोई नीड नहीं है। वो इसलिए क्योंकि दूध को पीने के बाद उसको डाइजेस्ट करवाना हमारी बॉडी में और वर्क करवाने के बराबर है। इसको बोटी कर दूंगी। ठीक है, तो देखो कुछ एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में। ठीक है, एंजाइम लाइसोजाइम ऑफ सलाइवा। ठीक है, सलाइवा में एक एंजाइम और होता है लाइसोजाइम। ये क्या करता है? माउथ में ही जो हम खाते हैं, जैसे कोई भी हमने खाना खाया, ठीक है, और उस खाने में कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ वायरस हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड ब्रुसिला। तो इनको लाइसोजाइम, जो सलाइवा के अंदर जो लाइसोजाइम है
वो क्या करेंगे, वो मार देंगे, किल कर देंगे माउथ में ही, वो अंदर जाने ही नहीं देंगे। पता है जितना आप है ना हिंदी और रिलेट करके जब पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको ना लंबे समय तक अपने आप ही लर्न रह जाएंगी, फिर उसमें कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोल इन स्पीच में सलाइवा क्या रोल करता है स्पीच में? देखो सलाइवा रोल बहुत करता है। अगर है ना हमारा माउथ गीला ना रहे, सलाइवा ना रहे, तो ड्राइनेस रहे तो हमारा गला सूखने लग जाएगा। जैसे जैसे ड्राई होगा वैसे वैसे जो हमारे लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड होती है वो ड्राई हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वोकल कॉर्ड पाल्सी भी हो जाएगी। बाय मॉइस्चनिंग एंड लुब्रिकेटिंग soft part of mouth and lip saliva help in speech, mouth become dry, articulation and pronunciation become difficult। जब हमारा माउथ सूख जाता है, जो कंटिन्यूसली में पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, माउथ जो है वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद जो स्पीच होती है, ठीक है, वर्ड्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। कभी भी है ना कोई भी बच्चा है स्पीच थेरेपी के लिए कोई भी आप एक्सरसाइज बताओ तो उनको ये भी बोलो कि अपने साथ कोई भी एक ड्रिंक रखो और थोड़ा पियो और फिर दोबारा से अपनी स्पीच एक्सरसाइज करो। एक्सक्रेटरी फंक्शन मैनी सब्सटेंस इट एक्सक्रेट सब्सटेंस लाइक मर्करी, पोटाशियम आयोडाइड, लेड, thiocyanate। Saliva also excrete some viruses such as those causing rabies and mumps, ठीक है। तो saliva excrete करता है कुछ वायरसेस, ठीक है, कॉजिंग जो कि रेबीज और मम्स डिजीज को कॉज करता है, वो सलाइवा वायरस को एक्सक्रेट करता है। अब देखो दो टाइप के ना हमारे स्लेवरी रिफ्लेक्स होते हैं, 2 टाइप्स के, एक है अनकंडीशन और दूसरा है कंडीशन। देखो कंडीशन में तो क्या होती है, एक कंडीशन अप्लाई कर दी जाए कि आपने वो सुनी होगी थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है उसमें एक कंडीशन कर देते हैं कि एक डॉग को रोज़ाना डेली बेल बजाते हैं और डॉग अपना खाना लेने के लिए आ जाता है। जैसे ही बेल बजती है वैसे ही वो अपने सलाइवा सिक्रेट होगा, सिक्रेट होने के बाद उसको हंगर महसूस होगी और फिर वो दौड़ा आएगा उसी टाइम पे। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स इनबोर्न रिफ्लेक्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है सिंस बर्थ। इम्पोर्टेंट हमारी ना अप्लाइड फिजियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी में अप्लाइड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो हाइपोसैलिवेशन में मीन्स रिड्यूस इन द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, जिसको बोलेंगे हाइपोसैलिवेशन, ठीक है। 2 टाइप्स है, टेम्परेरी हाइपोसैलिवेशन एंड परमानेंट हाइपोसैलिवेशन। सिलोलिस्थेसिस में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्लेवरी डक्ट। टेम्परेरी में तो क्या होगा, इमोशनल कंडीशन लाइक डर में गला हमारा मुंह सूखने लग जाता है, फीवर में, डिहाइड्रेशन में। परमानेंट हाइपोसैलिवेशन में सिलोलिस्थेसिस एंड बेल्स पाल्सी, पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व। तो अब देखो यहाँ पे क्लिनिकल एक याद रखना कि जिनको भी बेल्स पाल्सी की केस देखते होंगे आप, तो बेल्स पाल्सी के पेशेंट को जब आप मसल स्टिमुलेटर यूज़ करवाएं या फिर वैसे भी पूरे दिन, तो पेशेंट को ये बोलें कि आपको हर आधा घंटे में थोड़ा ड्रिंक, पानी या थोड़ा जूस कुछ भी आपको लेना है, ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो और भी थके ना, आपका जो मुंह है वो ड्राई ना रहे। हाइपर सैलिवेशन, देखो बुक्स पढ़ने का एक यही बेनिफिट है, आपकी एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प करेगा
और आपको क्लिनिकल भी हेल्प करेगा। अब ये चीज़ें आपको कोई बताता नहीं है ना कि बेल्स पाल्सी अगर कोई पेशेंट है तो उनको हमें और किस किस के जो एडवांस जो चीज़ें हैं हम पेशेंट को एक दो चीज़ और एक्स्ट्रा अगर बता पाएँ तो वही हमारी नॉलेज होती है। हाइपर excess secretion of saliva is known as hypersalivation. हाइपर occurs in प्रेगनेंसी में। तो ये जो हाइपर आपको देखने को मिलेगा वो किसी किसी केस में होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा होता है, बार बार काफ़ी ज़्यादा सलाइवा सिक्रेट हो जाना। और ये पेशेंट तो मैंने देखा है, पहले खुद मैंने अपनी आंखों से ही देखा है कि बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होती है सलाइवा की। अब है जीरोस्टोमिया मीन्स ड्राई माउथ। Erostonia means dry mouth. It is also called पेस्टाइज और कॉटन माउथ। इसको और क्या बोलते हैं? कॉटन माउथ और पेस्टाइज कॉटन माउथ। इट इज़ ड्यू टू हाइपोसैलिवेशन और एब्सेंस ऑफ स्लेवरी सिक्रेशन। तो टाइलिज्म, देखो ये है वर्ड्स, टाइलिज्म APTYALISM। इसका मीन्स क्या होता है? एब्सेंस ऑफ सेलेवरी ग्लैंड। ठीक है, इसको बोलेंगे टाइलिज्म। जीरोस्टोमिया कोज डिफिकल्टीज इन मैस्टिकेशन, स्वॉल्विंग एंड स्पीच। अब करते हैं ड्रोलिंग। ड्रोलिंग क्या है? अनकंट्रोल फ्लो ऑफ सलाइवा आउटसाइड द माउथ इज कॉल्ड ड्रोलिंग। जो देखो रास्ते में आप कई बार देखोगे ना, किसी को ना आदत होती है बार बार हर मिनट में थूकने की, उसको बोला जाता है ड्रोलिंग। ठीक है, ड्रोलिंग द माउथ। उसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल फ्लो होता है सलाइवा का आउटसाइड द माउथ इज कॉल्ड ड्रोलिंग। इट इज ऑफन कॉल्ड टाइलिज्म, पटाइलिज्म। ठीक है, पी शायद साइलेंट रहेगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? टाइलिज्म। ए मीन्स एटाइलिज्म हुआ तो अब्सेंस ऑफ स्लेवरी, और पी होगा तो अनकंट्रोल फ्लो ऑफ सलाइवा। कोडा टेम्पेनी सिंड्रोम, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो कोडा टिम्पेनी जो सिंड्रोम होता है, ये क्या होता है? कोडा टिम्पेनी सिंड्रोम इज द कंडीशन कोडा टेम्पेनिंग syndrome. Coda tympanic syndrome is the condition characterized by sweating while eating. ठीक है, ड्यूरिंग ट्रोमा और सर्जिकल प्रोसीजर,
Some of the parasympathetic nerve fiber to salivary gland may be severed during the regeneration. Some of these nerve fiber which run along with the coda tympani branch of facial nerve may be deviate and join with nerve fiber supplying sweat glands. When the food is placed in the mouth, salivary secretion is associated with sweet secretion. Pancreas. So pancreas हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि यही एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरे ब्लड को मेंटेन करके रखता है। ब्लड में अगर ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं बॉडी के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ होती है वो डायबिटीज़ होती है। चलो देख लेते हैं हम। देखो जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज है ना, अगर ये पूछ लेते हैं कि पेनक्रियाज सिंगल ऑर्गन है या ड्यूल ऑर्गन है, तो ये जो पेनक्रियाज है ये हमारा ड्यूल ऑर्गन है। ठीक है, इसके दो फंक्शंस हैं, एंडोक्राइन। पेनक्रियाज एंडोक्राइन फंक्शन भी है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। इट इज़ मेड अप ऑफ एस्निन और एल्वियोलाई। ठीक है, ये किससे बनती है? एस्निन और एल्वियोलाई से बनती हैं। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज रिजेंबल salivary gland in structure. It is made up of एस्निन और एल्वियोलाई। इसका ये देख लेते हैं। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ना, पेनक्रियाटिक जूस, तो वो क्या होता है? हाईली एल्कलाइन होता है। क्या होता है? हाईली एल्कलाइन। डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। देखो सबसे पहले क्या है कि जो ये जूस है ये कहाँ पाया जाता है? ये पेनक्रियाटिक का जूस है। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो ये है कि हाईली एल्कलाइन है, और फिर इसका फंक्शन किस में, अगर एल्कलाइन है तो ये किस में फंक्शन करेगा, किस में हेल्प करेगा? डाइजेस्टिव फंक्शंस में। तो पेनक्रियाटिक जूस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। तो जो हमारी बॉडी में प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में पेनक्रियाटिक जूस हेल्प करता है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये कौन से ऑर्गन में पाया जाता है? ये पाया जाता है पेनक्रियाज में। ठीक है, तो हम सिर्फ सिंपल करेंगे, इम्पोर्टेंट करेंगे, हम सारा नहीं करेंगे, क्योंकि सारे करने में तो क्योंकि इतना ही आता है। एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से बस मेन आपसे पूछे जाते हैं। डाइजेशन ऑफ लिपिड, तो लिपोलिटिक एंजाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है किस में? ये पूछ लिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो लिपोलिटिक एंजाइम है, लिपोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक लाइपेज इज ए पावरफुल लिपोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो जो लाइपेज जो एंजाइम है, देखो लाइपेज किस में भी था? salivary ग्लैंड में भी था। ठीक है, एंजाइम, और यहाँ पे लिपोलिटिक एंजाइम है ये लाइपेज। लिपोलिटिक एंजाइम कौन सा है? लाइपेज। मैंने रिफ्लेक्स आपको बताई दी थे, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स और कंडीशन रिफ्लेक्स। ठीक है, जो अनकंडीशन रिफ्लेक्स होते हैं वो इनबॉर्न रिफ्लेक्स होते हैं, और कंडीशन रिफ्लेक्स जो होते हैं वो एक्वायर्ड बाय प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट से कोई भी रिफ्लेक्स एक्वायर किया जाता है उसको बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। जैसे कि साइट, स्मेल, थॉट ऑफ एंड हियरिंग अबाउट फूड। अब करते हैं सीटोहोरिया। क्या होता है? टेटोहोरिया, सिटेरियो, ये प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, सबकी अलग अलग होती है। देखो जो लैंग्वेज होती है ना वो लैंग्वेज हमेशा लोकल लैंग्वेज से की टोन में बोली जाती है। जैसा बच्चा, जैसा इंसान जहाँ पे रहता है, सीटोहोरिया is the formation of bulky, foul-smelling, frothy and clay color stool। ठीक है,
तो ये मान लो कि ये स्टूल की डिजीज़ है। किसकी डिजीज़ है? स्टूल की। और किस तरीके का कलर हो जाता है? क्ले कलर, मिट्टी के कलर जैसा होता है, फ्रोथी होता है, बल्की होता है एंड फॉल स्मेलिंग होता है। वैसे कभी ये क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, पर एग्ज़ाम अगर टफ बनाना होता है तब ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब करते हैं लीवर एंड गॉल ब्लैडर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है आपका। और यहाँ से लीवर से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो लीवर क्या है? लीवर भी एक ड्यूल ऑर्गन है जो कि सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है। ठीक है, यही पूछा जाता है क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। यहाँ से यही आता है कि आपका लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है बॉडी के अंदर, तो वो है हमारी लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी लीवर। कितने ग्राम का होता है ये? 1.5 kg इन मैन। तो 1.5 किलो का हमारा क्या होता है? लीवर। और लीवर इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है कि हमारी बॉडी में जो प्रोसेस होता है ना सारा का सारा, उसको क्या करके रखता है। अगर ये लीवर ख़राब हो जाता है तो बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। जितना अच्छा लीवर होगा इतनी अच्छी हमारी बॉडी होगी। हेपेटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। लीवर का स्ट्रक्चर, इन लोब्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुफर सेल्स आर प्रेजेंट इन द लीवर। तो ये क्वेश्चन एम्स में आया था, आरआरबी में भी आया था, आरआरबी पटना में। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, ये आते रहते हैं बार बार एग्जाम में। अब ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन बाइल से। बाइल इज सिक्रेटेड बाय, कौन से सेल से सिक्रेट होता है? ये हिपेटोसाइट सेल से सिक्रेट होता है बाइल। बाइल साल्ट आर द, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बाइल से एक क्वेश्चन। बाइल साल्ट आर द सोडियम एंड पोटासियम साल्ट। ठीक है, तो ये कौन से किस टाइप का साल्ट होता है? सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ बाइल एसिड। बाइल एक तो क्या होता है? एसिड होता है, और इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो सोडियम और पोटासियम होते हैं, विच आर कंजुकेटेड विद ग्लाइसिन एंड ट्यूरिन। प्राइमरी बाइल एसिड इन ह्यूमन, बाइल साल्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम बाइल एसिड। ठीक है, जिसको बोलेंगे हम कोलिक एसिड। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाय बाइसाल्ट। इमल्सिफिकेशन, ठीक है, अब ये फंक्शन है इसका, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लो कि जो बाइल साल्ट के द्वारा क्या होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। क्या होता है? फैट, ये क्या करता है? बाइल साल्ट का क्या काम है? फैट को डाइजेस्ट करना। बाइल साल्ट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गाल स्टोन। ठीक है, तो जो हमारा बाइल साल्ट होता है ये क्या करता है? हमारे जो गॉल ब्लैडर में स्टोन बनती हैं उनकी फॉर्मेशन को कम करता है। बाइल पिगमेंट्स आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बाइल। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन बिल्कुल देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। द टू बाइल पिगमेंट्स एंड बिलीरुबिन इज द मेजर बाइल पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। Bile pigments are formed during the breakdown of hemoglobin, which is released from destroy RBC in the reticuloendothelial cell. हाइपरबिलिरुबिमिया में क्या होगा कि इंक्रीज क्या हो जाएगा? बाइल। इंक्रीज क्या हो जाएगा? बाइल। ठीक है, अब कितना इंक्रीज होगा? 2 एक्सीड 2 mg/dl होगा तो क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 0.5 to 1.5। अगर इन केस ये 2
2 पॉइंट तक आ जाता है तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। और जॉन्डिस में क्या होता है, कलरेशन, येलो कलरेशन, थिन पेल येलो, आइज, हैंड, लिप्स, नोज़, ये आपकी येलो कलर की दिखाई देंगी। ये तो पता ही लग गया है कि बाइल क्या है, हाईली एल्कलाइन है। मैनी सब्सटेंस, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड के साथ साथ एक वाइटल ऑर्गन भी है। मैनी सब्सटेंसेज लाइक ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए, B12, डी आर स्टोर इन लीवर। ये है इम्पोर्टेंट कि लीवर क्या क्या स्टोर करके रखता है। लीवर ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड्स, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए, B12 एंड डी आर स्टोर इन लीवर। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, तो विटामिन ए स्टोर होता है लीवर में। तो कूफर जो सेल्स हैं लीवर में, इनका क्या वर्क है, क्या फंक्शन है, इनका है फंक्शन, लीवर प्ले एन इम्पोर्टेंट डिफेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये जो कूफर सेल्स हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सपोर्टिंग सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स। नर्वस सिस्टम में जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं ना, वही सेल्स हैं कूफर सेल्स। और ये किसका काम करते हैं ना, नहीं सॉरी, सपोर्टिंग सेल नहीं, ये हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हैं। कौन से हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। बाइल इज कंटिन्यूसली सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर। ठीक है, बाइल इज कंसनट्रेटेड वाइल इट इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अगर ये कम होता है तो हमारे जो स्टोन होते हैं वो कम होते, क्योंकि यही बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने से बचाता है। गॉल ब्लैडर सिक्रेट म्यूसिन। तो जो म्यूसिन है इसको कौन सिक्रेट करता है, गॉल ब्लैडर। अब करते हैं जॉन्डिस। देखो जॉन्डिस को क्या बोलते हैं, सिट्रस। क्या बोलते हैं, जॉन्डिस को और क्या बोला जाता है, सिट्रस। येलो कलरेशन ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, डीपर टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। इंक्रीज क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड। ठीक है, जेन्यू मीन्स येलो। देखो प्री हिपैटिक और हीमोलिटिक जॉन्डिस क्या होता है, ये हीमोलिटिक जॉन्डिस पूछ लिया जाता है। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ फ्री बिलिरुबिन। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का एक क्वेश्चन आया था, एक बार पूछा गया था। हेपेटाइटिस इज द लीवर डैमेज कोज। हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस में लीवर डैमेज हो जाता है, कोज मैनी एजेंट्स। वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सा होगा, लेप्टोस्पोरिस एंड क्यू फीवर। एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। तो वायरल जो हेपेटाइटिस होता है इज द टाइप ऑफ हेपेटाइटिस कोज बाय वायरसेस। 2 टाइप के वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। और मोर कॉमन जो हेपेटाइटिस होता है वो हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस कोज बाय हेपेटाइटिस बी वायरस इज कॉमन, मोर कॉमन एंड कंसिडर मोर सीरियस बिकॉज इट मे लीड टू सिरोसिस एंड कैंसर ऑफ लीवर। अब करते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर रेफर्स टू इन्फ्लामेशन एंड डैमेज ऑफ पैरेन्काइमा ऑफ लीवर। इट रिजल्ट इन डीजनरेशन ऑफ हेपेटिक सेल्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर। तो सिरोसिस ऑफ लीवर, इन्फ्लामेशन एंड डैमेज ऑफ लीवर की जो सेल्स होते हैं ना, लेयर होती है, वो क्या हो जाती है, डैमेज होने लग जाती है। सो गॉल स्टोन्स क्या होते हैं, गॉल ब्लैडर। देखो ये कॉमन सा है, ये आपके परिवार में भी सबको होगा, मतलब बड़े बुजुर्ग, साथी, भाई, बंधु
किसी को भी हो तो उसके लिए नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। गॉल स्टोन एक सॉलिड क्रिस्टल डिपॉजिट होता है। कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम आयन, बाइल पिगमेंट इन द गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट। कोलेलिस्थेसिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन इन ब्लैडर। ठीक है, कोलेलिस्थेसिस का मीन्स क्या है, ये रिपोर्ट में अक्सर आप देखने को मिलेगा। बैक पेन और इसका पेन थोड़ा सा सिमिलरिटीज़ में आता है, पर इसको आप कैसे मेज़र करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। कि प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन इन गॉल ब्लैडर। कोलेडोकोलिस्थेसिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन इन द बाइल डक्ट। ठीक है, कोलेडोकोलिस्थेसिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन इन द बाइल डक्ट। तो डायग्नोसिस ऑफ गॉल स्टोन कैसे डायग्नोज करेंगे कि गॉल स्टोन है। प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन इज डायग्नोज अल्ट्रासाउंड से, अल्ट्रा स्कैनिंग एंड कोलेंजियोग्राफी। ठीक है, कोलेंजियोग्राफी इज ए रेडियोलॉजिकल स्टडी ऑफ बाइलरी डक्ट। ठीक है, कॉमन फीचर ऑफ गॉल स्टोन इज द मेन इन स्टमक एरिया इन अपर राइट पार्ट ऑफ बेली अंडर द रिब्स। ठीक है, राइट पार्ट में नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड इनडाइजेशन, ये इसके सिम्टम्स हैं। अब है ट्रीटमेंट ऑफ गॉल स्टोन। सिंपल कोलेस्ट्रॉल गॉल जो स्टोन होते हैं ना, सिंपल कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन कैन बी डिजोल्व ओवर ए पीरियड ऑफ 1 or 2 years। ठीक है, तो 1-2 साल में ये डिजोल्व हो जाते हैं। और साथ में क्या लेना पड़ेगा, किसके द्वारा हो जाते हैं, 1 से 1.5 ग्राम 1 to 1.5 ग्राम ऑफ कीमोडीऑक्सीकोलिक एसिड डेली लेना पड़ेगा। ठीक है, कीमोडीऑक्सीकोलिक एसिड डेली लेना होगा। उससे ये क्या हो जाएगा, सिंपल जो कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे 1 से 2 साल में। इन सीवियर कंडीशन गॉल ब्लैडर हैज़ टू बी रिमूव, तो उस सर्जरी को हम बोलेंगे कोलिएक्सिस्टेक्टमी एंड लेप्रोस्कोपी सर्जरी इज कॉमन मेथड।